हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान प्लस, जहां हम लोग गणित, मैथ के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं म स। अंग्रेजी में अगर बात करें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में कहते हैं HCF। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं HCF। अब ये महत्तम समापवर्तक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि चाहे आप क्लास 4 से क्लास 10 तक किसी भी क्लास में हो, वहां पे आपको यह टॉपिक पढ़ने को मिलना ही है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको वहां पर ये कंसेप्ट रखना ही रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट HCF ऑफ एनी गिवन नंबर, यानी किसी भी दी गई संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि HCF को यानी मौसा को हम लोग कितने विधि से निकाल सकते हैं, कितने मेथड से निकाल सकते हैं। तो दो जो सबसे पॉपुलर मेथड है, आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो HCF निकालने के लिए दो पॉपुलर मेथड कौन कौन से हैं, विधि कौन कौन सी है? एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, अंग्रेजी में अगर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी विधि की अगर बात करें तो उसका नाम है भाग विधि, इंग्लिश में अगर बोले डिवीजन मेथड। तो दो विधियां हमारे पास हैं मौसा HCF कैलकुलेट करने के लिए, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। अब आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालना। इस दूसरे विधि के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके किसी भी दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और चीजों का जानना जरूरी है। वो चीजें क्या है? तो वो चीजें हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आएगा, यानी किसी भी दी गई संख्या का अगर हम फैक्टर कर पाते हैं, तभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के जरिए किसी भी दी गई संख्या का मौसा निकाल सकते हैं। अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि को भी समझने के लिए हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है। वो क्या है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। परिभाषा अगर आप देखें तो वैसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक संख्या ले लिया 4, अब 4 के बारे में बात करें तो 4 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे कि 4 1 से डिविजिबल है, विभाजित है, 4 2 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 के पास कुल 3 गुणनखंड है। कौन कौन? 1 2 और 4। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 का, तो 6 का कितना गुणनखंड हो जाएगा? 1 2 3 और 6, क्योंकि 6 1 2 3 और 4 सारी संख्याओं से विभाजित है, डिविजिबल है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है 2 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2। 3 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 3। 5 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। 7 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 7। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड
होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब साथ में अगर आगे आप बढ़ना चाहें तो 11, 13, 17, 19, 19 के आगे भी आप जा सकते हैं, 23, 29, 31। तो इसी तरह से ये जो संख्याएं हैं ये हैं अभाज्य संख्याएं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर हम अभाज्य संख्या समझ लेते हैं तो फिर हम चीजों को आसानी से समझ। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग ये समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। तो इसके समझने के लिए हमें गुणनखंड को ध्यान से देखना होगा। तो इसको हम लोग 2 टर्म में अगर तोड़ दें, गुणन और खंड। गुणन आप जानते हैं, खंड का मतलब टुकड़ा, यानी किसी भी संख्या को गुना के टुकड़ा के रूप में तोड़ना, गुना के टुकड़ा के रूप में तोड़ना। लेकिन जब हम गुना के टुकड़ा के रूप में तोड़ेंगे तो वो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ अभाज्य होंगी, इसीलिए उस गुणनखंड को हम बोलेंगे कि वो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, अभी हम लोग इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। एक संख्या मैंने लिया है 6, दूसरी संख्या मैंने ली है 18। तो पहले 6 का गुणनखंड करते हैं। तो 6 का गुणनखंड अगर करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा, आसानी से आ जाएगा 3। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम 3 को फिर यहाँ रखकर 1 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, और दूसरा कि जो हमें प्राप्त हुआ है संख्या यहाँ 3, वो अभाज्य संख्या है। हमको गुणनखंड तब तक करना है जब तक रिजल्ट में कोई अभाज्य संख्या नहीं आ जाए। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसी को तोड़कर लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3, ये इसका गुणनखंड है। अब 18 के गुणनखंड को देखते हैं। तो 18 का गुणनखंड अगर करते हैं तो ये भी 2 से डिविजिबल है। कितने बार में डिविजिबल है? तो 9 बार में डिविजिबल है। उसके आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास अभी अभाज्य संख्या नहीं आई, तो हमें आगे और इसको छोटा करने की कोशिश करनी है, टुकड़ा करने की कोशिश करनी है। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, ये कट गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक और एग्जांपल लेकर आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक संख्या है 120। अब इसका गुणनखंड करना है तो 120 को यहाँ रख दिया। अब यहाँ काटिए, 2 से 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 0। फिर इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10। फिर 3 से कट कर सकते हैं, 3 पंचे 15। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 अभाज्य संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो हम लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमने 120 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब आप आसानी से किसी भी दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले हमने सीखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और अब हम लोग सीखेंगे कि उसका उपयोग करके मौसम यानी एचसीएफ कैसे निकालना है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है 4 और 6, इन दोनों संख्याओं का हमको निकालना है मौसम एचसीएफ। तो करना क्या है? करना ये है कि इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो 4 का गुणनखंड अगर करते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 2 से इसको कट करेंगे, काटेंगे तो 2 गुना 4। अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि 2 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 बराबर 2 गुना 2 हो गया। अब 4 का काम कर चुके। अब हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी है? 6। तो अब हम लोग 6 का काम करेंगे। तो 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 3 बार में कट होगा। अब क्या इसके
इसके आगे बढ़ना है, आपका जवाब होगा नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 बराबर 2 गुने 3। तो हमने क्या किया? हमने दी गई दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो हम देखते हैं कि 4 बराबर 2 गुना 2, 6 बराबर 2 गुना 3। अब हमको देखना ये है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों के गुणनखंड में आ रही है। तो आपका जवाब होगा कि जी सर, 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है। तो आपको लिख देना है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके केवल 2 ही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हम कितनी भी संख्याओं का महत्तम निकाल सकते हैं इस विधि के जरिए। तो अगला जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं 3 संख्याओं का। जैसा कि आप देख सकते हैं 20, 110 और 140। आइए इनका महत्तम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए आपको पहले तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना है। तो पहली संख्या है हमारी 20। 20 का गुणनखंड अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। 2 दहाई 20, 2 पंचे 10, 20 बराबर 2 गुना 5। अब दूसरी संख्या हमारी है 110। तो 110 का फैक्टर करेंगे 2 से आसानी से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर आसानी से इसको हम 5 से काट सकते हैं। 11 पचे 55 या 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसका गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 110 बराबर 2 गुना 5 गुना 11, ये इसका गुणनखंड कर लिया हमने। फिर उसी तरह से हमें 140 का गुणनखंड कर लेना है। तो 2 से 2 सत्ते 14, 0, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचा 10, 5 से 5 सत्ते 35। अभाज्य संख्या आ गई, हमारा गुणनखंड रुक गया। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए बच्चों, हम लोग पहले जो बोल रहे थे कि 2 संख्या का मौसा, तो ऐसी संख्या को ढूंढ रहे थे जो उन दोनों में हो। अब यहाँ पे हमें 3 संख्याओं का मौसा निकालना है। तो हम उन संख्याओं को ढूंढेंगे जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। तो ध्यान से देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो हमें लिख देना है HCF=2। क्या इसके अतिरिक्त भी कोई संख्या है जो तीनों में है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, 5, 5 और 5। तो गुणा देकर लिख देना है 5। अब फाइनली इन दोनों को गुणा कर देना है, हमारा जवाब निकल कर आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कितनी भी संख्या हमारे पास दी गई हो तो हम उनका मौसा यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं। प्रोसेस को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। करना क्या होता है? करना ये है कि जितनी सारी संख्याएं हैं उन सबको अलग अलग गुणनखंड करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है। उनको लिख देना है और गुणा कर देना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से पीछे जाकर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बात जरूर समझ में आ जाए। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आपके लिए सवाल है कि 8, 12 और 16 का मौसा कितना होगा। तो आपको अब मेरे वीडियो को देखकर पता चल गया कि मौसा कैसे निकालना है। तो आप अपना कागज और कलम निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए कि इसका मौसा कितना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को बिना देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल ज्ञान प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसी तरह के वीडियो को लेकर
जल्द आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।